हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आरती। आज का जो वीडियो है BSDS 184 का रेडियो लेखन ले लेते हैं। और यूनिट यानी ब्लॉक ये 2 है। ब्लॉक 2 में यूनिट 7 और 8 कंप्लीट हो चुकी है। 9 यूनिट को हम लिफ्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आंखों देखा हाल कमेंट्री है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में इंपॉर्टेंट लेते हैं। यूनिट 10 ले लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका। बच्चों के लिए रेडियो, मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो की भूमिका। ये जो 3 यूनिट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका, आई थिंक हमारा यही तो पहला था। शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका 10, 11 एंड 12 ले लेते हैं। ठीक है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की क्या भूमिका हो सकती है, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए फिर इसको सारी देख लेते हैं जल्दी से। तो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका और महत्व को देख लेंगे। ठीक है ना। रेडियो और शिक्षा की शक्ति और सीमाएं देख लेंगे। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा मालूम ही है क्या होती है। तो चलिए पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं। ठीक है ना। रेडियो क्या है ये ऑलरेडी हम आपको सारी बता ही चुके हैं। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका और महत्व। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो सकता है, मैं अभी से बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि देश के कई विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों ने शैक्षिक प्रसारण के लिए रेडियो केंद्रों की स्थापना की है। और आकाशवाणी पर भी शैक्षिक प्रसारणों का समय लगातार बढ़ रहा है। और इसके अलावा हाल में केंद्र सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो शुरू करने के लिए उदारता पूर्वक क्लासेस देना शुरू कर दिया है। FM टेक्नोलॉजी के आने के बाद श्रोताओं में रेडियो की लोकप्रियता बढ़ी है और शिक्षण संस्थान शिक्षा के प्रसार में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने को उत्सुक दिख रहे हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि रेडियो की शक्ति और सीमाओं को समझा जाए। ठीक है। तो यहाँ पर पहले रेडियो की शक्ति और सीमाएं देख लेते हैं। ओके, रेडियो की कुछ शक्ति है तो कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले रेडियो की शक्ति को समझते हैं। शक्ति क्या है, पावर क्या है। रेडियो वस्तुतः मौखिक परंपरा का वाहक है, ओरल है, वर्बल है। भारत वाचित परंपरा का देश है और इस तरह रेडियो भारतीय परंपरा के अनुकूल माध्य है। ठीक है ना। यानी ये शिक्षा के प्रसार के लिहाज से सबसे बड़ी ताकत है, ये पहली बात। दूसरी, रेडियो की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है कि अपने श्रोताओं की कल्पना शक्ति पर निर्भर होती है। कहने की जरूरत नहीं है कि शिक्षा बहुत हद तक विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति पर निर्भर है। और रेडियो के जरिए छात्रों की कल्पना शक्ति को न सिर्फ जगाया जाता है बल्कि उनके माध्यम से उनके अंदर सृजनात्मकता और खोज परक चीजें भी लाई जाती हैं। रेडियो एक वैयक्तिक माध्यम है, एक साथ हजारों लाखों लोग तक पहुंचता है। और दूसरी ओर यह खूबी है कि उसी समय वह हर व्यक्ति को ऐसे संबोधित कर सकता है जैसे उन्हीं के मुखातिब हो, यानी उन्हीं के सामने, उन्हीं के पास हो। रेडियो की एक और खूबी है कि उसके जरिए बिना कहीं गए दुनिया भर में तमाम जगहों पर विभिन्न किस्म की छवियों, शब्दों, आवाजों को जीवंत किया जाता है। ठीक है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में लिहाजा रेडियो बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी से जुड़ी रेडियो की एक खूबी यह भी कोई बिना किसी समस्या के समय और कालखंड के इस पार या उस पार आ जा सकता है। कहने का मतलब कि रेडियो पर एक ही झटके में आप सुबह या रात का दृश्य पैदा कर सकते हैं। ठीक है। यानी कोई नाटक है, मुगल कालीन चालू कर दीजिए तो वो 21वीं सदी में वापस लौट सकते हैं आप उसी समय बात करते हुए। रेडियो की एक और खूबी है कि यह सस्ता और सुविधाजनक माध्यम है। भारत जैसे देश के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है। यहाँ पे लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सेल से चलता है। लेकिन यहाँ पर रेडियो की कुछ अपनी सीमाएं भी है। यदि शक्ति है, पावर है, विशेषता वो हो गई, शक्ति का मतलब विशेषता हो गई उसकी। तो यहाँ पर बाउंड्री भी है, सीमाएं भी है। तो रेडियो की पहली सीमा है कि इसमें श्रोता को पूरी तरह से अपनी श्रवण शक्ति पर यानी कान पर डिपेंड रहना पड़ता है। यानी जबकि उसके पास आंख, नाक जैसी भी इंद्रियां हैं। तो ऐसे में अगर श्रोता से कोई चीज छूट जाती है या किसी कारण उसके समझ में नहीं आती है तो प्रसारण प्रभावी नहीं रह जाता। मतलब छूटी हुई चीज छूटी ही रह गई, समझ में नहीं आई तो नहीं आई। इसलिए शैक्षिक प्रसारण के लिए काम करने वाले लोगों को इस पर ध्यान रखना होगा। ठीक है। कि श्रवण शक्ति तक की इस्तेमाल ना करें बल्कि चित्र भी उपस्थित करने की कोशिश करें, है ना। और दूसरा, इससे जुड़ी दूसरी समस्या या तो सीमाएं या समस्या आप कह सकते हैं। आमतौर पर रेडियो पर श्रोता उसे पृष्ठभूमि में रखकर सुनता है। यानी रेडियो के अधिकतर श्रोता उसे सुनते हुए कुछ और भी कर रहे होते हैं। इस कारण बहुत ध्यान
केंद्रित होकर रेडियो नहीं सुनते हैं। लेकिन जब शैक्षणिक कार्यक्रम का प्रसारण होगा तो श्रोता को पूरा ध्यान प्रसारण पर करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये शैक्षिक प्रसारण से जुड़े हुए कार्यक्रम है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें उत्सुकता, रुचि और समझ पैदा करनी होगी। फिर दूसरा, रेडियो शिक्षा का एक बेहतर माध्यम है, ये हम सबको पता है। तो आम छात्रों से लेकर अनपढ़, पढ़े लिखे किसान, स्वयं सहायता समूह, श्रमिकों को भी विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती है। लेकिन शिक्षा के कई ऐसे क्षेत्र जहां रेडियो से दी गई शिक्षा पर्याप्त नहीं होती है, तो ये रेडियो के जरिए शिक्षा देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, दृश्य कला वगैरह में, ठीक है ना, क्योंकि आमने सामने शिक्षण की यहाँ पे प्रयोग, प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ती है। फिर रेडियो वस्तुतः आवाज का माध्यम है, इसलिए उसमें आवाज और संगीत से जुड़े प्रभावों के इस्तेमाल की खूब गुंजाइश होती है। लेकिन अगर उसका सावधानी पूर्वक योजना के तहत इस्तेमाल नहीं किया गया तो रेडियो कार्यक्रम के लिए समस्या भी पैदा कर सकता है, खासकर श्रोता का ध्यान मूल संदेश से भटकाने के लिए तो भटक सकता है। तो ये सीमाएं हो गई, ये समस्याएं हो गई रेडियो की। तो विशेषता और सीमाएं हमने दो देख ली। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की उल्लेखनीय भूमिका होती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा यानी कि स्थानिक ढांचे, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और समय सीमा में बधी होती है। प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय तक की जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर पाठ्यक्रम पूरा करना होता है, परीक्षा पास करनी होती है, जिसके बाद उसे डिग्री प्रमाण पत्र हासिल होता है। और औपचारिक शिक्षा मुख्य जोर पाठ्यक्रम और आमने सामने के शिक्षण पर होता है और छात्र को कक्षा के अलावा पाठ्य पुस्तकों और अन्य सहायक पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे में औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका सहायक की हो जाती है, उसे कक्षा और पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण पर जोर देने के अलावा उसमें मददगार भूमिका निभानी होगी, ठीक है। जैसे कि रेडियो के जरिए किसी पाठ का श्रोता छात्रों और शिक्षक के बीच चर्चा या फिर सवाल जवाब पर आधारित हो तो कार्यक्रम से श्रोता छात्रों को काफी लाभ हो सकता है, राइट, ठीक है ना। तो इससे कई बार पाठ्यक्रम से बाहर जाकर उस विषय पर चर्चा से छात्रों को अपनी समझ के दायरे में बढ़ाने में मदद मिलती है। तो ये हो गया औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक क्या हुआ, अनौपचारिक शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा से जो औपचारिक शिक्षा के दायरे से बाहर होती है। मतलब औपचारिक शिक्षा के विपरीत काफी लचीलापन, उसमें उन लोगों को लक्षित करने की कोशिश होती है जो किसी भी कारण से औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, मतलब कंटिन्यू कॉलेज स्कूल नहीं जा पाते हैं, रेगुलर डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं ना, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उन्हें औपचारिक शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ती है। तो वहां पे अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को जागरूक बनाना और उपयोगी जानकारी लैस करना होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा का दायरा बड़ा है लेकिन उसके लाभार्थियों की जरूरतें, मानसिक अवस्था और ज्ञान के स्तर में काफी अंतर होता है, इसलिए अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। हालांकि अनौपचारिक शिक्षा में कई बार शिक्षक और आमने सामने शिक्षण भी होता है लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता और नियमित भी नहीं होता है। तो रेडियो जैसे माध्यम उनके शिक्षण का प्रमुख माध्यम बन सकते हैं। ऐसे में रेडियो पर अनौपचारिक शिक्षा संबंधित कार्यक्रम तैयार करते हुए न सिर्फ बहुत सावधानी और सचेत रहने की जरूरत है बल्कि पर्याप्त तैयारी की भी जरूरत है। तो ये हो गया औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। दूर शिक्षा जो आप लोग कर रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली काफी हद तक औपचारिक प्रणाली की तरह दिखती है। वह औपचारिक शिक्षा प्रणाली की तुलना में काफी लचीली है। छात्र घर बैठे शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह काम करने के साथ साथ ही शिक्षा भी प्राप्त कर रहा होता है। और दूर शिक्षा पाठ्यक्रम होता ही है, उसका भी अपना परीक्षा होती है, संक्षिप्त समय के लिए संपर्क कक्षाएं भी होती हैं, लेकिन यहाँ शिक्षण सामग्री मुद्रित रूप में छात्र के पास भेजी जाती है और शिक्षण के लिए रेडियो, टीवी जैसे माध्यमों का सहारा लिया जाता है। जो आप लोग कर रहे हैं दूरस्थ शिक्षा ही है, इसलिए दूर शिक्षा में रेडियो का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। और एक तरह से दूर शिक्षा छात्र रेडियो के जरिए अपने शिक्षण संस्थान से जुड़ा रहता है। रेडियो के माध्यम से अपने विषय के शिक्षकों के व्याख्यान, चर्चाएं, सवाल जवाब सुनने का मौका मिलता है, ठीक है ना। तो ये दूरस्थ शिक्षा में हो गया, ठीक है। शिक्षा के प्रचार प्रसार में रेडियो के क्या भूमिका, हम ऊपर पढ़ के आ ही गए हैं, 3 विशेषताएं भी देख चुके हैं। शैक्षिक प्रसारण में संभावनाएं और चुनौतियां क्या क्या है। समृद्धि मूलक प्रसारण होता है, यानी कि इसके तहत कक्षा आधारित शिक्षण को सहयोग दिया जा सकता है, उसकी गुणवत्ता के स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। प्रशिक्षण मूलक प्रसारण भी हो सकता है, विस्तार उसका किया जा सकता है, विकास मूलक प्रसारण किया जा सकता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको इसमें बता रहे हैं, ठीक है, ओके। रेडियो प्रस्तुतिकरण के संबंध में कुछ खास बिंदु, कार्यक्रम का ढांचा तैयार किया जाता है प्रस्तुतिकरण के लिए, ठीक है ना।
फिर कसावट होती है, यानी कार्यक्रम को पूरी तरह से कसा हुआ होना चाहिए, कोई ढीलेपन की उसमें गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। प्रभाव पूर्ण दिलचस्पी बनाए रखने के लिए नीरस और ढीले पहलुओं को संपादन से हटा देना चाहिए। प्रस्तुतकर्ता वेरी इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी कार्यक्रम के सफलता के लिए संचालन और विशेषज्ञ की क्षमता योग्यता पर निर्भर करती है। तो एक अच्छा प्रस्तुतकर्ता की आवाज यदि अच्छी है, प्रभावशाली है, उसका उच्चारण और शैली दुरुस्त है, आकर्षक है, तो उसमें आत्मविश्वास है, तो सहज प्रभाव है, श्रोता को बात कर रख सकता है। श्रोता की प्रतिक्रिया क्या होती है, तो रेडियो पर हर कार्यक्रम श्रोता के लिए, इसलिए कार्यक्रम पर श्रोता की प्रतिक्रिया को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। और एक प्रतिक्रिया तो कार्यक्रम के बाद मिलती है जो भविष्य में कार्यक्रम को सुधारने में उपयोगी होती है। स्पष्टता, सहजता और नवीनता इसमें होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। भाषा और साहित्य पर शिक्षण और रेडियो। तो रेडियो और भाषा शिक्षण क्या होता है, तो रेडियो भाषा शिक्षण के लिए एक उपयुक्त माध्यम होता है। शुरू से ही पढ़ते आ रहे विद्यार्थियों के लिए बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। वाक्य संरचना और व्याकरण के बारे में रेडियो के माध्यम से शिक्षित किया जा सकता है। भाषा को बोले जाने वाले रूप से विद्यार्थियों को परिचित कराया जा सकता है। भाषा के मुहावरे, उसके शब्द भंडार को जो है रेडियो के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। बीबीसी का हिंदी सेवा माध्यम न जाने कितने लोगों को अंग्रेजी भाषा सीखी और आज तक उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो एक ये माध्यम है। ओके। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का शिक्षण और रेडियो। रेडियो और विज्ञान। रेडियो सामाजिक विज्ञानों का शिक्षण। शिक्षा के माध्यम के रूप में रेडियो का मूल्यांकन करना हो तो भारत में शिक्षा का माध्यम के रूप में रेडियो का इस्तेमाल काफी समय से हो रहा है। रेडियो में जितनी संभावनाएं होती है एक माध्यम के रूप में, उसका पूरा इस्तेमाल तो नहीं हो सका, लेकिन हाल के वर्षों में रेडियो का प्रयोग लगातार रेडियो लेखन और शिक्षा में बढ़ता जा रहा है। खास तौर पे रेडियो के जरिए शिक्षा के प्रचार में काफी मदद मिली है। ठीक है ना। शैक्षणिक रेडियो प्रसारणों का मूल्यांकन किया जा रहा है। अब रेडियो से शिक्षा में समस्या और समाधान क्या है, तकनीकी समस्या आती है। तकनीकी समस्या ये आती है कि सही समय पे प्रसारणों को सही तरीके से सुनने में दिक्कत आती है, उसके संकेत कुछ कमजोर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो बेहतर एफएम तकनीक को बढ़ावा दिया जाए। आर्थिक कारण आती है कि रेडियो सेटों की कीमतों में काफी कमी आई है, तो रेडियो स्टेशन की स्थापना और संचालन का खर्च भी कम हुआ है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में शैक्षिक रेडियो का खर्च उठा पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, तो यहाँ पैसे की भी प्रॉब्लम है। संस्थागत समस्याएं भी बहुत सारी, कभी तक एक भी स्वतंत्र संस्थागत ढांचा नहीं बन पाया है, जिसके कारण शैक्षिक रेडियो के विकास में समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं। ये यूनिट हमारी फिनिश्ड हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो सारांश दिया है कभी कभी इसे भी पढ़ा करिए, बहुत अच्छी चीज होती है। इतना तो लेसन में नहीं दिया जितना सारांश में दे दिया कि रेडियो कैसे सशक्त प्रभावशाली माध्यम है जिसके जरिए न उन लोगों तक पहुंच सकता है जो औपचारिक शिक्षा के दायरे से बाहर है, बल्कि उनको भी बेहतर शिक्षा दी जा सकती है जो औपचारिक शिक्षा के तहत अध्ययन कर रहे हैं। दुनिया भर में शिक्षा के एक माध्यम के रूप में रेडियो का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। शिक्षा के माध्यम के बतौर रेडियो की कुछ शक्ति, कुछ सीमाएं भी होती हैं जो हम लोग देख के आ चुके हैं। ठीक है ना, दोनों रूप है, शिक्षा के दो रूप है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है ना, दूर शिक्षा में रेडियो का महत्व है। ठीक है, सब कुछ हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ओके। कोरोना काल का प्रयोग बड़ा ही सफल रहा है। रेडियो के लिए शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों ने कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रसारण सामग्री तैयार की। रेडियो द्वारा दिए गए निर्धारित समय पर उनका प्रसारण किया गया। बच्चों की पढ़ाई चलने के लिए और घर रहते हुए बच्चों ने स्कूल का आनंद लिया। शिक्षा विभाग की पूरी तरह संतुष्ट रहा, समय से अपने पाठ्यक्रमों को पूरा करा पाया। तो ये किसके माध्यम से था, ये रेडियो की वजह से ही हो पाया है। ठीक है, राइट। कोरोना महामारी के कारण इस माध्यम से सफल हुआ कि सभी मार्च का महीना था, नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होनी थी। महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज बंद थे, तो राज्य सरकारों ने अपने अपने शिक्षा विभागों के घर पर विद्यार्थियों को कैसे क्लासरूम की तरह शिक्षा दी जाए, इस पर विचार करने को कहा। इस मुहिम में शहरी बच्चों जिनके पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी उनके लिए ऑनलाइन क्लास चलाने की सहमत बनी, परंतु विद्यार्थियों के एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिनके पास सुविधाएं नहीं थी। छोटे शहर गाँवों के विद्यार्थी थे, उन्हें से नियमित कक्षाओं से कैसे जोड़े जाए, कठिन समस्या थी। तो इस विकल्प के रूप में रेडियो पर सबकी दृष्टि दी और सभी राज्यों में स्थित आकाशवाणी केंद्रों पर शिक्षा विभागों से रेडियो पर कक्षा चलाने की मांग आने लगी और प्रसार भारती में इस पर गहन चिंतन हुआ और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग को रेडियो पर समय दिया गया और ताकि वे अपने औपचारिक शिक्षा की गतिविधियों को रेडियो पर जारी रख सके।
ठीक है। बच्चों के लिए रेडियो नेक्स्ट में देख लेते हैं, ठीक है ना। बच्चों के लिए रेडियो नेक्स्ट यूनिट में देख लेंगे तो हमारा 11 एंड 12 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। हालांकि इसमें थोड़ा ये देख लेते हैं बच्चों के लिए रेडियो में क्या है, श्रोताओं की पहचान, उपयुक्त विषय का चुनाव, लेखन की तैयारी, बच्चों के लिए लेखन और प्रस्तुति, तो थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों के लिए रेडियो में क्या होता है। बच्चों के लिए कहानी सुनना, गाने सुनना, या अगर थोड़े से जोक वगैरह की चीजें, कुछ मतलब उम्र ऐसी होती है, उम्र के हिसाब से, यानी 3 वर्ष के ऊपर के बच्चे जो होते हैं छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। 17 वर्ष का बच्चा काफी हद तक परिपक्व अवस्था में आ जाता है, खुद ही सोचने समझने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता उसमें आ जाती है ना। तो 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यक्रम उपयुक्त नहीं होगा। तो 3 वर्ष का बच्चा कहानी सुनने में अधिक रुचि लेगा, 17 वर्ष का बच्चा विज्ञान और समाज विज्ञान में अधिक रुचि रखता है, तो उसके अनुसार जो है विद्या जो विषय भी बदलते रहते हैं। तो इस इकाई में कविता, कहानी, अंताक्षरी की चर्चा विशेष रूप से की जाती है, ठीक है ना। तो प्रयोजन और प्रासंगिकता क्या है, देखिए घर में बच्चे हैं और घर में नहीं है तो पड़ोस में बच्चे होंगे। अब यहाँ पे बच्चों के लिए क्या चीजें ऐसे, क्योंकि कभी कभी आदमी जवाब देते देते घर में थक जाते हैं तो उबाऊ सा फील होने लगता है बच्चों के सवाल जवाब करने से उनको। तो लगता है कि रेडियो पर बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाते समय भी आपके मन में यही समस्याएं आएंगी, लेकिन आपके सामने कोई बच्चा नहीं होगा। तो एक सबसे बड़ी चीज है कि कल्पना करनी होगी, जिज्ञासाओं की खुद कल्पना करनी होगी। तो बसते बच्चों के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रम में बाल मन की जिज्ञासाओं, उनके समाधान का समावेश अवश्य होना चाहिए। श्रोताओं की पहचान कैसे हो, क्योंकि रेडियो लेखन के लिए श्रोता वर्ग की पहचान करना आवश्यक होता है। तो बच्चों के लिए कार्यक्रम तैयार करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे, फिर 7 से 10 वर्ष के, फिर 11 से 14 वर्ष के, फिर 15 से 17 वर्ष के बच्चे। तो ये एक प्रकार का स्थल विभाजन है जो कार्यक्रम बनाने के लिए विधा के लिए किया जाता है। और यह संभव 6 वर्ष से 7 से 10 वर्ष के बच्चों की आयु वर्ग के लिए तैयार किए जाते हैं, समझ ले, क्योंकि हर एक बच्चा एज के अकॉर्डिंग समझता है, ठीक है। तो उपयुक्त विषय का चुनाव पहले करना होता है, ठीक है। फिर उन्हें कहानियां भी वहां पे सुनाई जाती है। फिर कहानियों में जिस तरह की कहानी होती, कार्यक्रम बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, जस्ट अभी मैंने ऊपर बताया है आपको कि किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है कहानियां बनाने में बच्चों के लिए। लेखन की तैयारी कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो एक छोटे बच्चे के हिसाब से लेखन की तैयारी होती ताकि उसको समझ सके, समझे, जाने, उसे मजा भी आए, उत्सुकता भी उस कहानी में बनी रहे। जहाँ पे जिस चीजों की आवाज है, घोड़े हैं, हाथी कहानी में आ रहे हैं, तो उस पे घोड़े और हाथी की आवाज भी आनी चाहिए, तो थोड़ा सा उसको लगेगा, उसका इंटरेस्ट भी उस पर बना रहेगा। अंताक्षरी वगैरह भी होना चाहिए बच्चों के लिए, लेखन और प्रस्तुति। तो ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये वाला मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर आपके लिए हो सकता है। मुक्त शिक्षा प्रणाली में रेडियो की भूमिका, तो इसे हम दूसरे उसमें देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो इसको हम लेंगे कल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, लाइव क्लास लेंगे, और उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही मैं इस वाले यूनिट को भी 12 को ले लूंगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ओके। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।